जय हिंद एंड गाइस, आई होप आप सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में चाहे कोई भी टॉपिक हो उसको मैं कवर कर रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट कोई भी कॉन्सेप्ट आपका स्किप न हो। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द लेक्चर नंबर 11th ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो जो लेक्चर जो 10 था, जितने भी जो बैकग्राउंड थे, जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे उस और जितने भी जो थ्योरेटिकल पार्ट्स थे उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है गाइज, हम उस लेक्चर में पहुंच चुके हैं जहां से जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो हम इस सेक्शन को और आज से जो लेक्चर स्टार्ट होंगे या आगे जो लेक्चर आएंगे उसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल जो है तो आप तो समझ ही रहे हो कि न्यूमेरिकल्स की क्या वैल्यू है, क्योंकि जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आप IIT JEE दे लो या नीट में अपीयर हो लो, सारे जगह आपके न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो आज का जो लेक्चर है, हम जो 11th लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11। और लेक्चर नंबर 11 क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? गाइस, इसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। टुडे इज द पार्ट 1, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूं तो हमारे मोबाइल में उतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं बहुत लंबा इस वीडियो को बना सकूं। तो इसीलिए जो आज का जो लेक्चर होगा, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको कवर करूंगा। एंड देन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो गाइज, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ? जो डिफरेंशियल रेट लॉ है उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो मैंने बेसिकली क्या बताता है, वो बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन देता है किसके और किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हो गया तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में जो लेक्चर 10 था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। और जो बच्चे अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें केमिकल काइनेटिक्स बाय एटॉमिक माइंड्स एंड यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वीडियो। क्लियर है? तो चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे गाइस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो चलो इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बिना बताए भी समझ सकते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बताना पड़ता है। तो हमारा जो फोकस है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर लेवल के बच्चों तक पहुँचे, ताकि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा तो उसको कहीं भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी टर्म में, किसी भी कॉन्सेप्ट में उसको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो गाइज, ऑर्डर तो मैंने आपको बताया था, आप याद करो ये ऑर्डर है। पहले हम इस पे बातें करते हैं। ऑर्डर है तो आप याद करो, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते थे, एक टर्म लिखते थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते थे। यहाँ पे लिखते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर एक आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग लिखते थे x एंड यहाँ पे लिखते थे y। क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ आपको कि A + B इज गिविंग C, हियर A इज द रिएक्टेंट, B इज द रिएक्टेंट एंड C इज द प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये जो टर्म था, जो कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर में है, जैसे x + y को हम लोग क्या बोलते थे, इंडिकेट करते थे n से, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपने हमारा सारा वीडियो देखा होगा तो, क्योंकि मैंने सारा का सारा टॉपिक जो है बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स n = जब 1 होगा गाइज तो क्या हम इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर n = 2 होगा तो हम क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। उसी प्रकार अगर n = 3 होता है तो क्या हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीरो ऑर्डर मीन्स n = 0 मीन्स क्या हुआ, दिस वन इज द जीरो ऑर्डर। तो गाइस, अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो जीरो आ रहा है तो x + y = 0,
क्लियर है। या एक रिएक्शन आप ऐसे भी ले लो, ए इज गिविंग बी, क्लियर है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर हम इसका रेट लॉ लिखें तो क्या होगा, r इक्वल टू के सी ए एक्स, क्लियर है। तो इसको जीरो, इन को जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा। अगर इस केस में हम लिखे तो x इक्वल टू एन इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0, क्लियर है। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप इस रेट लॉ में लिखो जो एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस जो एक्सप्रेशन है रेट इक्वेशन, इसमें एक्स एन इक्वल टू 0 करना है या यहाँ पे 0 करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे r है, r यहाँ पे है, अगर इसमें मैं पुट करता हूँ के सी ए 0 सी बी दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 0, अब दूसरे केस में ए 1 हुआ एंड r इक्वल टू, अगर इस केस में मैं लिखता हूँ के सी ए 0, तो यहाँ पे क्या हुआ। अब गाइस ये तो मैथमेटिक्स में हम लोग सब जानते हैं कि अगर और में 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है 1 1 1 1। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से ये निकल के आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, के, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, के। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मान लो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे दें, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4। तो अगर यहाँ पे हम जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंडेंट किस पे होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। बट इस केस में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई जो कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म है वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेसिकली ये है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट ए है तो आप ऐसे लिख दो ए, यहाँ पे आप लिख दो A0, क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये अल्टीमेटली क्या है, अगर आपको शो करना है कि आपका जो रिएक्शन है उसमें क्या रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो आप ऐसे लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली क्या है, इसको ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपको तो अब समझ में आ गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रेट लॉ का एक्सप्रेशन जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आई थिंक ये सारा जो बैकग्राउंड था कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक बच्चे और कंफ्यूजन करते हैं कि अब यहाँ पे देख लो, अब हमने बोला तो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं इसको लिखता हूँ कि A इज गिविंग B एंड इट्स फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, क्लियर है। तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, के, अब यहाँ पे एक ही कौन है तो इसको CS इंडिकेट कर दो, यहाँ पे 0, क्लियर है। तो यहाँ पे एक हुआ कि सर ये जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डोंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर है। ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन है जो कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्टेंट को, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0 है। भाई जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा ही नहीं तो फिर आप रिएक्शन क्या कराओगे,
इट डजेंट मीन्स कि ये जीरो है। बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ कांस्टेंट है। क्लियर है? मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम ऐसे बोले कि फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे इसका मतलब ऐसे समझ लो आप कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ए है, ए का कॉन्सेंट्रेशन मान के चलो यहाँ पे 5 मोल पर लीटर है। क्लियर है? और यहाँ पे आपने रेट इक्वेशन लिखा है x मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, लिसन, अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, अब यहाँ पे या तो ए कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर समटाइम्स मीन्स टी इक्वल टू टी डैश पे, फॉर एग्जांपल ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो गया गाइज, यहाँ पे हो गया 3 मोल पर लीटर, या यहाँ पे आपने और 5 मोल ऐड कर दिया, सी ए प्लस सी ए और आपने ऐड कर दिया, मीन्स यहाँ पे 10 मोल पर लीटर या जो भी है मोल पर लीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे आफ्टर सम टाइम से कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे 3 मोल हो गया, यहाँ पे 10 मोल हो गया और हमने ऐड कर दिया। तो इस केस में भी अगर R जो है, यहाँ पे R का मान के जो वैल्यू x मोल पर लीटर है, तो अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है गाइज, तो फिर भी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सेम होगा। If it is following zero order kinetics, then rate of reaction don't depend on concentration of reactants. क्लियर है? तो चलो, तो इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? अब ऐसे अगर चलो इसको हम लोग अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा जीरो ऑर्डर को ना फील करते हैं कि भाई जीरो ऑर्डर क्या होता है। क्लियर है? तो आपको तो यहाँ तो सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो है रिएक्टेंट का। क्लियर है? तो दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज मत होना। आपने रोलर कोस्टर देखा होगा। क्लियर है? तो आप इसको जीरो ऑर्डर से ऐसे समझो। तो एक जो रोलर कोस्टर है, क्लियर है, इस तरह से रोलर कोस्टर होता है। यहाँ पे आप देखो क्या होता है, यहाँ पे जो बैठने की जो कैपेसिटी है, मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका जो कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका जो मतलब इसका जो पर टाइम, मतलब एक राउंड जब वो रोलर कोस्टर पे जब ये घूमेगा तो उसका जो कैपेसिटी है, तो इसका कैपेसिटी क्या है कि 12 पर्सन पर राउंड। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इतने पर्सन थे, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन थे। यहाँ पे इतने थे। क्लियर है? तो इसका जो कैपेसिटी वही कैपेसिटी है, इसका जो कैपेसिटी है वही कैपेसिटी है। अब बट यहाँ इससे कोई मतलब नहीं होता है कि मान के चलो अगर हम लोग इसको रिएक्टेंट मान लें, क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये अगर कितना भी हम बढ़ा दें, ये कितना भी बढ़ा दें, ये कितना भी बढ़ा दें, मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे लाख पीपल्स इकट्ठे हो गए, लेकिन जो इसका जो कैपेसिटी है 12% पर राउंड का, अब मान के चलो एक राउंड में मान के चलो समझो 10 मिनट लगते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका जो अगर हम रेट के रिस्पेक्ट में बातें करें तो क्या हो गया, 12% फॉर एग्जांपल पर 10 मिनट। क्लियर है? अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन से इसको रिजेंबल करूँ तो यहाँ चाहे कि आप कितना भी पर्सन बढ़ा दो या आप ऐसे मिटा दो या कितना भी पर्सन कम कर दो, तो क्या इसका जो कैपेसिटी पर राउंड है उसको हम क्या घटा बढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका फिक्स है। ये क्या है? 12 है। क्लियर है? 12 है। तो इसीलिए गाइस
इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसका जो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसके जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे यहाँ पे जितने भी पीपल हैं, जितने भी पर्सन है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी रहेगा। तो जब हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो दैट विल बी कॉल्ड कैटलिस्ट। तो बेसिकली क्या होता है, तो कैटलिस्ट जो होता है गाइस, उसके जो एक्टिव साइट होते हैं उस पे उसके बारे में बातें की जाती है। तो हम लोग देखेंगे, वो सारे एग्जाम्पल देखें। तो आई थिंक आपको थोड़ा फील हुआ होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। क्लियर है कि रोलर कोस्टर का जो कैपेसिटी है पर यूनिट टाइम, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, चाहे यहाँ पे रिएक्टेंट को हम मीन्स यहाँ पे जो पर्सन्स हैं, जो पीपल हैं, वो कितना भी बढ़ा ले या घटा ले। क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, हम इसके काइनेटिक्स को भी देखेंगे। तो हम लोगों ने तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जांपल हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले इसके काइनेटिक्स को देख लेते हैं। ठीक है ना। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि अगर ए इज गिविंग बी ऑन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए एंड हियर इज द बी। क्लियर है, तो इस केस में जो इसका रेट लॉ होगा डिफरेंशियल, या जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा, वो होगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ए एंड एक्स। क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हम लोग लिखते हैं कि भाई जो इसका डिफरेंशियल जो रेट लॉ होता है, क्या होता है, सेकेंड डिफरेंशियल रेट लॉ, आर इक्वल टू क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस डी टी एंड हियर इज द ए 1/a। तो यहाँ पे हो गया ए। क्लियर है। और आप इसे थोड़ा सा हटकर इसका टॉपिक दे दो, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बस इसी को एलोबरेट कर दो, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दैट इज द कंप्लीट टॉपिक। ओके, तो अब यहाँ पे हो गया सेकेंड। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है, तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर इक्वेट किए तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे देखो माइनस डी सी ए बाई ए डी टी इक्वल टू के सी ए एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्या है गाइस, जीरो है। तो क्लियर है, यहाँ पे अभी आप जीरो लिख लो। ठीक है, चूँकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर दिया कि दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे अभी देख लो, ए हो गया माइनस डी सी ए बाई ए इंटू डी टी इक्वल टू के सी ए जीरो। तो ये क्या 1 हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, अभी हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ में चल रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ माइनस डी सी ए बाई ए डी टी इक्वल टू के। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे डिटरमाइन करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिफरेंशियल रेट लॉ होता है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो अब इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस डी सी ए इंटू के डी टी। क्लियर है। अब इसको आप इंटीग्रेट करो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे, ये देखो, तो अब इसमें जब कभी भी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हमें एक इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ता है, एक फाइनल वैल्यू की ज़रूरत पड़ता है, जो कि लिमिट होता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो इस केस में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या है, फॉर एग्जांपल टाइम जब 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन क्या है, ए इज गिविंग बी। तो हम लोग जो टाइम इक्वल टू 0 पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम सी ए नोट से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो टाइम, जब टाइम इक्वल टू टी हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सी ए। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, सी ए। क्लियर है। अब
यहाँ पे देखो तो हमें तो मिल गया लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट यहाँ पे पहले कहाँ था कॉन्सेंट्रेशन, चूँकि कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था CA0, अब यहाँ पे क्या था CA। अब यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कहाँ गया t। क्लियर है। अब इसे हम चलो इंटीग्रेट करते हैं, तो प्लीज़ आप साथ के साथ इसे नोट डाउन करते चलें ताकि आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इसको आप इंटीग्रेट करो, तो जब हम सभी जानते हैं कि जब तो इंटीग्रेशन करेंगे तो DC का इंटीग्रेशन क्या होता है, मीन्स इस A और A कैंसिल हो जाएगा, तो DC का इंटीग्रेशन होता है CA। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है CA0, अब यहाँ पे क्या है CA इक्वल टू यहाँ पे क्या है DT का इंटीग्रेशन क्या होगा AK। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा T, यहाँ पे T यहाँ क्यों, A is the stoichiometric constant that is also constant, K is the rate constant that is also constant for a particular रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर है। तो यहाँ पे आप कर लो, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ सॉरी यहाँ द माइनस, तो देन यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, सिंपली मैथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CA फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ माइनस एंड हियर विल बी द AK माइनस 0। क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा CA0 बाई CA इक्वल टू AKT। क्लियर है। अब यहीं से क्या हो गया, यहाँ से CA इक्वल टू CA0 AKT। क्लियर है। ये देखो, तो ये क्या हो गया, ये रेट जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ऑफ जीरो ऑर्डर यही है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताता है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम वो कैसे वेरी कर रहा है। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ CA इक्वल टू CA0 माइनस AKT, दिस इज, तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लो, चलो इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। बहुत सारे जो आपके बुक्स होते हैं गाइज, उसमें क्या होते हैं, उसमें यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे A नहीं होगा। बट मैं यहाँ पे जो मैंने लिया है A स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट A को, ताकि मैं आपके लिए एक जनरल इक्वेशन तैयार किया, जो जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको तैयार किया। और फिर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब वहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे 1 न लेकर A जो लिया क्यों लिया। क्लियर है। ताकि आपको बार बार अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइव नहीं करना पड़े। क्लियर है। तो चलो, अब यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई जो CA इक्वल टू क्या आया। अब यहाँ पे देखो, तो क्या हम लोग इसको लिख लें क्या, तो चलो आप यहाँ पे इसको साइड में लिख लो, CA इक्वल टू CA0 माइनस AKT। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, अगर ये रिएक्शन इस तरह का है A प्लस B सॉरी A इज गिविंग B, अगर यहीं पे अगर डायरेक्टली अगर ये होगा जो आपके बुक में दिए रहते तो क्या है CA इक्वल टू CA0, अब ये की जगह पे 1 है तो यहाँ पे सिंपली KT हो गया। क्लियर है। ये तो हो गया, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। क्लियर है ना। तो ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर है। तो अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो आपके जो जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं, तो एक इसमें हमें पढ़ना है क्या, हाफ लाइफ। क्लियर है। अभी हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ मीन्स टाइम पीरियड, तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया T हाफ। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन था, जो सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इस रिएक्शन की बातें करूं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था वो कितना था गाइज, वो मान के चलो CA0 हो। क्लियर है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू कंज्यूम 50% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ दैट इज इंडिकेटेड बाय टी हाफ। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है कि भाई जो टी हाफ है क्या है, मान के चलो अगर ये टी इक्वल टू 0 पे इतना है तो टी इक्वल टू जो 1/2 होगा, यहाँ पे कितना ये कंजम्पशन की बातें कर रहा है, ठीक है ना, बचेगा नहीं उसका बातें नहीं कर रहा है कि मतलब आफ्टर हाफ लाइफ वो कितना बचेगा, ये बातें कर रहा है कि इतने टाइम पीरियड में टी हाफ में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन उसका 50% कंज्यूम हो जाएगा। आप प्लीज़ इस पर फोकस रखिए। ये मीन्स ये नहीं पूछ रहा है कि आफ्टर हाफ टाइम या आफ्टर हाफ लाइफ टाइम वो कितना बचेगा, हमें फोकस करना है कि वो हाफ लाइफ टाइम में मतलब उसका जो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो 50% कंज्यूम्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कितना कंज्यूम हो गया यहाँ पे 50%, तो 50% इसका 50% ले लो तो क्या हो गया Ca0/2 मीन्स दिस क्वांटिटी इज फॉर मीन्स टी इक्वल टू जब हाफ टाइम होगा तो इतना में क्वांटिटी क्या होगा गाइस, कंज्यूम्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें फोकस करना है कंज्यूम्ड पे। इस केस में अगर आप कितना रिमेनिंग रह गया तो आप Ca0 माइनस Ca0/2 करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, बट हमें उस पर नहीं जाना क्योंकि आगे चलकर आपको कन्फ्यूजन होंगे। क्लियर है, तो हमें कंजम्पशन पे बात करना है। क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है, तो हाफ लाइफ टाइम के लिए अगर हम मान के चलो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। क्लियर है, तो अब हम इसका एक्सप्रेशन अगर फाइंड करें तो क्या होगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो Ca इक्वल टू Ca0 माइनस KT। अगर हम इस रिएक्शन की बातें करें जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, अगर ये होगा तो यहाँ पे A आ जाएगा। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया आफ्टर यहाँ पे जब टी इक्वल टू कितना हो गया गाइस, हाफ हो गया, और यहाँ पे Ca0/2 हो गया। तो अब जब इसको रखो तो क्या होगा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे यहाँ देखो हो गया, यहाँ पे Ca0 माइनस KT/हाफ। हमें क्या फाइंड करना है, हमें T/हाफ फाइंड करना है। क्लियर है, तो इस केस में देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इधर जाएगा तो क्या होगा Ca0/2K। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें देखो तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एंड कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, वो जो रेट कांस्टेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, बट अगर रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बातें करें तो इट विल बी इटसेल्फ अ कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि भाई जो हाफ लाइफ होता है वो क्या है, और जो कॉन्सेंट्रेशन का जो वेरिएशन है विथ टाइम, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होता है। क्लियर है, तो चलो अब यहाँ पे हमें एक और एक्सप्रेशन मिल गया। वो एक्सप्रेशन क्या था, हम लोग फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन मिला टी हाफ इक्वल टू Ca0/2K, यही तो है। अब यहाँ पे देखो अब थर्ड वन जो अगर बातें कर रहा है कि भाई ये तो हो गया हाफ लाइफ में, एक हो गया फुल लाइफ। क्लियर है, तो फुल लाइफ क्या हो गया, फुल लाइफ मीन्स पूरा जो कंप्लीट टी मतलब जो Ca0 था वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा टेंस टू 0। आई एम टॉकिंग अबाउट द टेंस टू 0। आई विल टेल यू लेटर कि वो कम्प्लीटली 0 क्यों नहीं होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे मान लो कि ये 0 हो गया, तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें गाइस, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो Ca का वैल्यू होगा क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है Ca0, अब यहाँ पे क्या है माइनस K, और यहाँ पे T इक्वल टू फुल लाइफ। क्लियर है, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो T फुल इक्वल टू क्या आ जाएगा, T फुल इक्वल टू आ गया Ca0/K। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, अब ये जो तीनों जो इक्वेशन है, तो अब हम लोग ने तो हाफ लाइफ समझ लिया, फुल लाइफ समझ लिया। अब इसको थोड़ा और इलोब्रेट करते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्लियर है,
जैसे ए देखो, A to B एक रिएक्शन है और वो स्टार्ट जो यहाँ से चल रहा है, क्लियर है। मतलब यहाँ T=0 है, यहाँ T= मान के चलो 100 सेकेंड है, यहाँ पे T=50 सेकेंड है। इसको थोड़ा आप फील करो इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिकली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे मान के चलो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था वो मान के चलो यहाँ पे कितना है 100 मोल पर लीटर है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, क्लियर है। और यहाँ पे अगर इसमें दिया हुआ और यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ है कि 100 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। तो इसका जो हाफ लाइफ, अब इसी से आपको पूछेगा कि भाई जो हाफ लाइफ है, क्लियर है, तो हाफ लाइफ में कितना जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो हाफ लाइफ कितना है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कितना बचेगा, इधर यहाँ पे इतना बच रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी ये कंज्यूम हो चुका है, क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको इलेबरेट कर लूँ ताकि आप जीरो ऑर्डर को इतने अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे 50 है, क्लियर है। मीन्स वो 50 सेकंड में कितना कंज्यूम कर रहा है, 50 सेकंड में वो कितना कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है 50 मोल, क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछा कि T=50 सेकेंड पे जो CA0 का है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है वो कितना बचेगा। देखो क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, कितना बचेगा। तो अगर मेरे पास कितना था 100 था, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ से यहाँ 50 ml, तो इसको 5 बार में डिवाइड कर दो, 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 ml, यहाँ पे 10 ml, यहाँ पे 10 ml, यहाँ पे 10 ml और यहाँ पे 10 ml। मीन्स 10 ml कंज्यूम करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। तो भाई 15 सेकेंड में कितना कंज्यूम होगा, 15 ml, क्लियर है। तो मतलब 50 ml बचा, तो ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि कितना रिमेनिंग, यही तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो रिमेनिंग मीन्स हमारे पास 100 था, कितना बचा 50 ml, क्लियर है। तो कितना बचा 85 ml आफ्टर 50 मोल, क्लियर है। तो आफ्टर 15 सेकेंड इट विल बी द मोल पर लीटर, मीन्स इतना इसका कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग रहेगा। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है, ऐसा दिख रहा है कि भाई जो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन, माने कई क्वेश्चन जो ग्राफ होता है उस तरह से फॉलो कर रहा है कि ये जितना आगे बढ़ेगा वो उतना कंज्यूम होगा, ये जितना आगे बढ़ेगा उतना कंज्यूम होगा। ऐसा नहीं कि एक टाइम इंटरवल जैसे 10 मिनट में 50 ml हुआ और फिर नेक्स्ट जो 10 मिनट है उसमें 40 हो गया या 70 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स जो दोनों का जो आपस में जो रिलेशन है वो फिक्स रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किस केस में है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब चलो हम लोग देखते हैं इसका, हमारे पास जो 3 इक्वेशन है उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्लियर है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि पहला हमारे पास क्या था कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है। तो अब इस केस में गाइस देखो, अगर हम लोग रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का अगर ग्राफ बनाए, मान के चलो यहाँ पे CA है, क्लियर है, यहाँ CO0 ले लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे रेट है। तो फॉर एग्जांपल जब CA0 कितना था, मान के चलो यहाँ पे 5 था, मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेट A था। जब CA0 10 हुआ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या रेट बदल रहा है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इस तरह से जब आगे बढ़ते जाओगे तो इसी तरह से ग्राफ होगा। मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे CA 0 नहीं होगा क्योंकि तो रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए हम इसको 0 नहीं करते हैं, क्लियर है। तो अभी हम देखो यहाँ पे थोड़ा, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ROR। तो इससे क्या पता चला कि भाई CA0 को या CO को आप किसी भी तरह से बढ़ा लो घटा लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई
असर नहीं पड़ता है, मीन्स दिस इज द आर इक्वल टू के। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने तो एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था वो समझ लिया। अब दूसरा में चलो आ जाता हूँ। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो रिप्रेजेंट है सी ए इक्वल टू सी ए नोट माइनस ए के टी। क्लियर है? अब ये जो ए के है ये क्या है, दिस इज द कांस्टेंट, तो इसको हम बड़ा के लिख लेते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सी ए इक्वल टू सी ए नोट माइनस के टी। क्लियर है? अब आप याद करो कि सी ए इज व्हाट, सी ए इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अब एट पर्टिकुलर टाइम टी इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर है? तो अब चलो हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे है सी ए, क्लियर है? अब यहाँ पे है टी। तो अब यहाँ पे देखो, आप चूँकि आप 12th के बच्चे हो तो आपको तो मालूम ही होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एम एक्स क्या है, यहाँ पे एम एस है, स्लोप ऑफ द लाइन एक्स इज क्या है, तो एक्स जो डायरेक्शन में जो उसका इंटरसेप्ट है वो है, एंड सी इज क्या है, सी इज द कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या है, सी ए नोट है, क्योंकि ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे एम क्या है, जो स्लोप है वो क्या है, माइनस के है, टी क्या है, टी की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसे होगा, जब टी इक्वल टू जीरो होता है गाइस, टी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मान के चलो, यहाँ पे वैल्यू सी ए नोट है, यहाँ पे है टी इक्वल टू जीरो पे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते चला जा रहा है तो आप यहाँ पे देखो सी ए का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, ऐसे ये देखो इस तरह से, मैंने कोई भी जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखो, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कितना है गाइज, वहाँ पे जैसे एम है तो यहाँ पे स्लोप क्या है, माइनस के, एंड दिस इज द टाइम। क्लियर है? तो कभी कभी बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको डायरेक्ट ये जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको दे दिए जाते हैं और आपको बोलते हैं कि प्लीज़ फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, we can easily identify which one is the zero order reaction, which one is the first order reaction. Later on we will discuss. Okay, so ये हो गया। अब चलो हम लोग देख लेते हैं। तो इस हो गया, सेकंड हो गया। अब देन थर्ड में हम लोग आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास ग्राफ क्या है, थर्ड वन इज द ग्राफ फॉर हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में क्या है, टी हाफ इक्वल टू सी ए नोट बाई 2 के। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो टी हाफ है, अब यहाँ पे सी ए नोट है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, जब ये अगर कॉन्सेंट्रेशन, जब हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को जीरो रखते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। क्लियर है? अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं, मीन्स टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट डोंट डिपेंड ऑन द intermediate concentration, it depends only on the initial concentration। तो मान के लो पहले आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया 5 मोल पर लीटर से, देन अगला जो सेम रिएक्शन आपने स्टार्ट किया 10 मोल पर लीटर से, फिर उसी प्रकार जो थर्ड रिएक्शन वही रिएक्शन था बट उसमें आपने इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन लिया वो कितना लिया, 10 मोल पर लीटर। क्लियर है? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो इस केस में अब यहाँ पे देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सी है, तो सी क्या है, जीरो है, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के जो ग्राफ है, क्लियर है? जैसे जैसे हम क्या देखेंगे, हम जैसे जैसे हम देखेंगे, अब यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है, अब देखो यहाँ पे स्लोप 1/2 के। क्लियर है? तो दिस फॉर हाफ लाइफ वर्सेस
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। गाइज यहाँ पे आप भूल मत करना, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टाइम पीरियड जो होता है हाफ लाइफ, जो टाइम पीरियड जो है उस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है। क्लियर है? अब आप तो समझ चुके होंगे कि भाई किस तरह से जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो मीन्स डिटरमाइंड किए जाते हैं। तो आई थिंक ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसका जो यूटिलाइजेशन है ये सारे कॉन्सेप्ट का है, जैसे 1 2 3 ये सब जितने भी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा। तो जब हम इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग वन एंड ओनली वी विल डू न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है? तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ आप इसे एक बार पढ़ें। और नेक्स्ट क्लास होगा गाइज हम उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि कर रहा हूँ तो इसमें इनफ मेमोरी नहीं होने की वजह से मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं जो पार्ट 2 है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो चलो आप लोग तब तक से बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।